taking when I go back same day or early in the morning next day, I read on the major important जो 2-4 points मुझे याद है, तो मुझे लगता है वही मेरे माइंड में रजिस्टर हुए हैं, तो वही मैं लिख रही हूँ, एंड देन ग्रेजुअली मैं वो कनेक्शंस मेरे बन गए हैं आफ्टर 80 वही जो हम पेशेंट्स को समझाते हैं ना, उसका इलेबोरेट वर्जन हम आपको समझाते हैं। पेशेंट्स को बहुत बेसिक समझाना पड़ता है कि हाँ आपकी बीमारी ऐसी है। आप जितना उसको लिखोगे तो जब पेशेंट यहाँ से जाएंगे तो आपको भी पता है कि उनके साथ कैसे। गुड मॉर्निंग जी, सत श्री अकाल। वैसे तो आई थिंक वी कैन वेट फॉर फ्यू मोर फैमिलीज टू कम, तो तब तक जो आपके डाउट्स हैं जैसे आप पूछ रहे हैं 4 to 6 वी कैन क्लियर दैट, बिकॉज आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस ट्रीटमेंट का वो हम समझने जा रहे हैं, है ना। पर इससे पहले आपके कोई क्वेश्चंस? आप सुखजीत के? हाँ जी, बुआ जी सुखजीत की। अच्छा बुआ, हाँ जी। और आप? फूफा? हाँ जी फूफा। कोई भी आपके दिमाग में सवाल हो? वैसे ही आने से पहले जैसे आप एक हॉस्पिटल में ही आए हैं, है ना? हाँ जी हाँ जी। तो और आपके बच्चे को एडिक्शन की बीमारी है, हाँ जी। तो आप क्या समझते थे कि ये बीमारी है कि ये जानबूझ के करते हैं, ये या गंदी आदत है, गंदी संगत का? हाँ जी हाँ जी, ਪਹਿਲਾਂ तो ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੰਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਆ ਬਿਮਾਰੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਧਰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹਦਾ, ਬਸ ਹੋਰ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਅकेले, इधर होना किसी चीज का नहीं था ध्यान से। हाँ जी, ये आज हम यही बात करने वाले हैं प्रोसेस की। हाँ जी, छोड़ भी दिया, हाँ जी, कोर्स भी कर लिया, हाँ जी, दोबारा रिलैप्स क्यों हुए? हाँ जी, दोबारा फिर उसी तरह। हाँ जी हाँ जी, क्योंकि अब जब हम आए हैं तो हम ये समझें कि अब दोबारा ऐसे ना आए, बस यही है ना कि दोबारा ना हो ये चीज। गोल तो हमारा यही है, टारगेट तो सबका यही है। हाँ जी, क्योंकि इसके दिमाग में इत्थों जाके नहीं सिर्फ 1 महीना ही कढ़िया, वैसे ही बस जे हफ्ता के दिन शुरू कर दिंदा, हफ्ता के बस कोई निकलता फिर ध्यान बार बार उधर हुंदा कि एक दिन मैनूं पी लैन दो। चल रही थी? हाँ जी, दवाई विच मिस करदा रहा ना, थोड़ी जी अपनी गलती सी। फॉलो अप चल रहे थे? हाँ जी, नहीं ये तो है थोड़ी नहीं ना। हाँ जी नहीं, तो ये वाली चीजें हमें अंडरस्टैंड करनी है। हाँ जी हाँ जी, आइए सर जल्दी आगे आ जाइए। बस मैडम तो जैसा कि चलो मैं रिवाइज कर दूं कि हमारे बच्चे को दिमागी बीमारी है, ठीक है। दिमागी बीमारी का मतलब कि दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। जब दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता है तो जो दिमाग से हमारे फैसले निकलते हैं, हमारी सोचें होती हैं, हमारे बिहेवियर्स होते हैं, वो भी ठीक नहीं हो सकते, ठीक है। फिर इसको बायो साइको सोशल डिजीज़ किया जाता है। बायो मीन्स ब्रेन एंड बॉडी, ब्रेन लिवर आपका सब इफेक्ट होना शुरू हो जाता है। साइको मीन्स आपकी सोचें, आपके बिहेवियर्स, आपका पर्सनालिटी, आपका डिस्पोजिशन, वो भी ख़राब हो जाता है। सोशो मीन्स आपकी दुनियादारी, रिलेशंस, वर्क, मनी, फाइनेंसेस, उस पर भी असर होता है इस बीमारी का। सो ये बायो साइको सोशो एंड स्पिरिचुअल मॉडल। स्पिरिचुअल इन द सेंस पेशेंट अपने आप से भी कट जाता है, वो नहा रहा है या नहीं नहा रहा डजेंट मैटर, अपने लिए भी उसकी जो ज़िंदगी की मोटिवेशन होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। सो स्पिरिचुअली मतलब वो अपने आप से भी टूट जाता है, ठीक है। फिर WHO सेज इट्स प्राइमरी इलनेस। प्राइमरी ही आप इसके साथ हमारा बच्चा पैदा ही हुआ था, बस नशा अंदर जाने की देर थी, यानी कि उसका शरीर नशों के लिए नहीं बना था, तो जब नशे अंदर गए तो अफेक्टेड हो गया। देन साइंस सेज इट इज़ क्रॉनिक। क्रॉनिक मीन जैसे कैंसर, जैसे डायबिटीज़, जैसे हाइपरटेंशन, ये पूरी उम्र की बीमारी है, ख़त्म नहीं हो सकती, ट्रीट हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ ये फेटल है, जानलेवा है इफ़ अनट्रीटेड, ठीक है। अब आप सुनेंगे हमारे हॉस्पिटल में इसी तरह की हमें न्यूज़ मिलती हैं कि सुसाइड कर ली, घर छोड़ के कहीं चले गए, लापता हो गए, ओवरडोज हो गई, हार्ट सीजर आ गया अल्कोहल पीते पीते, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट, या फिर कोई हादसा हो गया नशे के दौरान,
ठीक है, ये तो हमारा हो गया बेसिक। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट पर। सो क्योंकि ये क्रॉनिक इलनेस है, ये लाइफ टाइम आपके साथ रहेगी क्योंकि आपके अंदर है, ठीक है, और इसकी कोई क्योर नहीं बना, ये ख़त्म नहीं हो सकती। तो साइंटिफिक एक एक्सपर्ट्स ने बहुत रिसर्च करके, बहुत दिमाग लगा के उन्होंने एक प्रोसेस निकाला, तरीका निकाला, ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोसेस ऑफ रिकवरी, फेजेस ऑफ रिकवरी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि स्टेजेस, फेजेस का क्या मतलब होता है कि एक स्टेज में कुछ होता है, दूसरी स्टेज में कुछ और होता है, तीसरी स्टेज में कुछ और होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जब हमें सबसे पहले पता चलता है कि हमारा बच्चा नशा करता है या हमारे बच्चे को किसी भी तरह का मतलब ब्रेन डिसऑर्डर है, तो सबसे पहले क्या आता है? डिनायल। डिनायल मतलब दिल नहीं मानता, मेरा बच्चा नहीं 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 नहीं, वो तो ऐसे कर नहीं सकता, मेरा बेटा नहीं कर सकता, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो तो ये है, वो तो वो है, बहुत कुछ आता है, क्योंकि माँ बाप फैमिली का दिल नहीं मानता। तो डिनायल इस बीमारी का सिम्टम है बीमारी, मगर हमने नहीं मानना। अब वो प्यार की वजह से, डर की वजह से, इज्जत की वजह से, अटैचमेंट की वजह से, कोई भी रीज़न होता है, मगर हमारा डिनायल ही आता है। अच्छा, अब जब थोड़ा टाइम और बीतता है, अब हमें ना पूरा पक्का पता चल जाता है ये वाकई में गलत है, ठीक है, एक दिन सामने दिख जाता है, या अब आप उसको मतलब डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि अब तो है, तो क्या आता है फिर? गुस्सा, बहुत गुस्सा आता है, मेरी इज्जत खराब कर दी, मैंने इतना कुछ किया था, अपने कर्मों पे अपने ऊपर आता है, मेरे कैसे कर्म, मेरे पालन पोषण में कमी रह गई, तरह तरह से, भगवान से भी, दुनिया से भी, बच्चे से भी, हर चीज़ में गुस्सा आता है। वाई मी, ठीक है, पहले हमने माना नहीं, जब मानना पड़ा तो गुस्सा आया। अच्छा, गुस्से के बाद क्योंकि इसको हम बीमारी के कॉन्सेप्ट में नहीं देखते, तो हम सौदाबाजी, बार्गेनिंग शुरू कर देते हैं, इसकी ना शादी कर देते हैं, चलो इसको ना काम खोल देते हैं, इसको ना एक गाड़ी ले देते हैं, तू बेटा ये नहीं बियर पिया कर। अपनी तरफ से समझाना, बेट्स मतलब कोई शर्तों पर, हाँ जी, बार्गेनिंग करनी शुरू बार्गेनिंग। उसके साथ। तो सबसे पहले तो आइए आगे आइए, जल्दी, लेट हो गया आप। तो पहले डिनायल नहीं माने, जब मानना पड़ा तो बहुत गुस्सा आया, जब गुस्सा आया उसके बाद भी बात नहीं बनी, तो चलो कोशिश करते हैं। कोशिश हम बहुत तरीके से करते हैं, कोशिश हम पेशेंट के साथ भी करते हैं, बार्गेनिंग हम भगवान के साथ भी करते हैं, पूजा पाठ, जादू, तावीज़, व्हाटएवर। सो एक तरह की हमारी ये बार्गेनिंग स्टार्ट हो जाती है। बार्गेनिंग से भी कुछ नहीं बनता, बीमारी का ग्राफ ऊपर ही जाता रहता है, हमारी लाख कोशिशों के बाद भी कुछ नहीं हो पाता। तो फिर फाइनली हमें एक्सेप्टेंस में आना पड़ता है कि अब तो मामला बिगड़ गया, अब तो हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। हॉस्पिटल में बोलते हैं बीमारी, उसको मानना पड़ेगा कि हमारा पेशेंट, हमारा जो लव्ड वन है वो बीमार है, मानना पड़ेगा, जितना मर्जी दिल नहीं चाहे मगर फिर भी मानना पड़ेगा। अब ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हम रिकवरी की तरफ जाते हैं, अगर हम एक्सेप्ट नहीं करते, अभी भी डिनायल है, तो हम पीछे की तरफ जाते हैं। तो इसलिए जो सबसे बड़ी रुकावट है वो है डिनायल। वो जिंदगी के एंड तक ये चीज़ हमें तंग करती रहेगी। पहले क्यों नहीं माना? नहीं नहीं, हमारा बच्चा है, होशियार है, इंटेलिजेंट है, कितना अच्छा है, ये तो कर ही नहीं सकता। क्योंकि
हमारा रिश्ता ही कुछ ऐसा है, हमारा जो अटैचमेंट है वो भी एक नशा है। हम कभी भी अपने लव्ड वन को उस नेगेटिव एस्पेक्ट में नहीं देख सकते। तो इसलिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमेशा आता रहेगा। मान लीजिए 3 महीने हो गए, अब पेशेंट घर चला गया, 1-2 महीना बहुत अच्छा रहा, दिमाग में आ गया चलो जल्दी से इसको कोई काम खोल के दे दो। ना डॉक्टर से सलाह करी, ना पूछा, ना समझने की कोशिश करी कि इसकी दिमाग की स्थिति क्या है अभी, क्या इसकी कैपेसिटी है, क्या ये अभी काम कर सकता है। मगर क्या आ गया दिल में कि अब नॉर्मल हो गया, वो भी डिनाइल है, डिनाइल ही हो गया ना। अब मेरा बच्चा 2.5 साल से रिकवरी में आ गया, ठीक है, सब नॉर्मल चल रहा है, तो मुझे लगा चलो पढ़ाई शुरू करवा दो। फिर डिनाइल आ गया, क्योंकि जब मैं सुन चुकी हूँ कि इस बीमारी का क्योर नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो सकती, हमें हिसाब से चलना है, हमें पेशेंट की कैपेसिटी से चलना है, मगर फिर भी मेरा माँ का दिल कहता है नहीं, उसका बच्चा कर रहा है, चलो अब पढ़ाई शुरू करवा दो। तो मेरी एक्सेप्टेंस कहाँ गई? मैंने तो माना था ये बीमार है, मैंने माना, एक्सेप्टेंस इसमें है कि जब डॉक्टर कहेगा, क्योंकि मैं अपने बेटे को जानती हूँ मगर डॉक्टर अपने पेशेंट को जानता है, ठीक है। सो ये जो डिनाइल है ये हर जगह जाएगा। तो जो एक्सेप्ट कर लेता है, जो सरेंडर कर लेता है, जो मान लेता है हाँ अब हमें ट्रीटमेंट के हिसाब से चलना है, तो वो फिर रिकवरी की तरफ चल पड़ता है। जो रिकवरी में सबसे पहला स्टेज क्या आता है कि नशे को छोड़ना, एब्स्टिनेंस, नशे से दूर रहना, क्योंकि नशा दिमाग में जाएगा फिर वही से साइकिल शुरू हो जाएगा। तो पेशेंट सबसे पहले जो यहाँ पे स्किल सीखा होता है, जो वर्ड सीखा होता है, जैसे 4 to 6 में रहना, 4 point फॉर्मूला, शेयरिंग कर लेना, काउंसलर से बात कर लेना, डिफरेंट वो चीज़ें सीखा होता है कि जब रिलैप्स आ रहा हो, मेंटल रिलैप्स हो रहा हो, तभी पहचान लेना कि हम फिजिकली जाके नशा ना कर ले। तो सबसे पहले वो एब्स्टिनेंस में जाता है। अच्छा, सेकंड, जब वो नशे से दूर चला जाता है, नशा उसके अंदर नहीं जाता, तो यहाँ पर जो उसने अपने कैरेक्टर फ्लॉज के बारे में सीखा होता है, जो उसके अंदर माइक्रो एडिक्शंस होती है, जो उसके अंदर कमज़ोरियाँ होती हैं, वो उन पे काम करना शुरू कर देता है। जैसे हमारे पेशेंट को गुस्सा बहुत आता है, अगर वो गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो वो क्या करेगा? अगर वो अपना गुस्सा मैनेज नहीं कर पाएगा तो क्या कर लेगा? जाके दोबारा नशा कर। तो उसने जो यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे हम यही करते हैं, हम यहाँ नशे पे नहीं वर्क करते, नशे के नीचे जो परतें हैं, जो उसके अंदर ट्रॉमास हैं, जो उसकी कमज़ोरियाँ हैं, जो वो चीज़ें अंदर लेकर बैठा हुआ है, वो भार हल्का करते हैं। जिन चीज़ों की वजह से उसको नशे की ज़रूरत पड़ती है, उसके जो ट्रिगर्स होते हैं, जो उसको नशे की तरफ लेकर जाते हैं, उन पे काम करते हैं। उसके जो स्ट्रेसर्स होते हैं, मान लीजिए कोई हमारा पेशेंट है जिसकी जो कमज़ोरी है वो मनी है, मनी, उसको मनी से रिलेटेड इनसिक्योरिटी या फियर है, तो जहाँ पे भी ज़िंदगी में मनी की बात आएगी वहाँ पे उसको नशा याद आएगा, क्योंकि उसको समझ नहीं आएगा कि कैसे वो पैसे की समस्या को हल करे, उससे वो डरता है। तो जहाँ डर होता है, डर को छुपाने के लिए नशे का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पहले आपने नशा छोड़ा, फिर आपने अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे काम करना शुरू कर दिया, जो हमने यहाँ पर बैठ के खोजे होते। जब आपका पेशेंट हमारे थेरेपिस्ट के साथ बैठता है
तो जब बचपन से लेकर आज तक का उसका सफ़र हम सुनते हैं तो उसमें से हम चुनते हैं वो घड़ियाँ, वो इंसिडेंट जिससे हमें पता चलता है ये पेशेंट की कमज़ोरी है, ये है इसकी जड़। अब वो जड़ फैमिली में है, माहौल में है, क्या फादर भी एडिक्ट था, क्या घर में झगड़े होते थे, क्या उसने कोई हादसे देखे। तो जो पेशेंट के अंदर कमज़ोरी की पेन पड़ी होती है ना, दर्द, वो हम निकालते हैं। उस दर्द को हम सामने रखते हैं कि ये है तुम्हारी जड़, अब इस जड़ पे काम कैसे करना है। अब ये जो तुम्हारे अंदर मैल इकट्ठी हो गया, गंद इकट्ठा हो गया, इसको साफ कैसे करना, ताकि जब तुम बाहर जाओ और वो चीज़ें तो आएंगी ना, दिखेंगी ना, नशे बंद होने, ना ज़िंदगी में स्ट्रेस ख़त्म होना। पेन तो ज़िंदगी का हिस्सा है, कभी ना कभी होनी है। तो तुम बाहर कैसे अपने आप को मैनेज करोगे। ट्रेनिंग प्रोग्राम और सेंटर इसलिए बने थे, बट हमारी ग्रेट इंडियन सोसाइटी ने सेंटर्स, क्योंकि नशों में पैसे बहुत हैं तो आप एक सेंटर खोल दो। अब फैमिली तो तंग आके कहीं तो छोड़ेगी ना, पहले पागल खाने में छोड़ती थी, अब सेंटर्स में छोड़ देती है, बिना जाने कि क्यों बनाया था एक्सपर्ट्स ने। साइंटिफिक प्रोग्राम ये क्यों बनाया। तो कोई भी दिमागी बीमारी हो, उसकी जो जड़ है ना, जड़ वो हमारे पेशेंट के अंदर है, और वो है दर्द। दर्द किसी भी तरह का हो सकता है। दर्द ये भी हो सकता है कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता, दर्द ये भी हो सकता है कि मेरे घर में हमेशा झगड़े होते थे, दर्द ये भी हो सकता है कि मैं बहुत मोटा हूँ, दर्द ये भी हो सकता है कि मैं ठेंगा हूँ, दर्द ये भी हो सकता है कि मैं अपने भाई की तरह इंटेलिजेंट नहीं हूँ। तभी इसको इनविजिबल इलनेस कहा गया है कि ये बचपन में से ही शुरू हो जाती है। उसके बाद जैसे जैसे हादसे या चीज़ें होते हैं, जैसे एक बच्चा बड़ा पेन के साथ बड़ा हो रहा है, अब एक दिन उसके अंदर सिगरेट का कश चला जाएगा तो क्या उसको मिलेगा, अरे वाह, उसको अपनी हर दर्द का जवाब मिल जाएगा। मतलब अपना दर्द भुलाना हो तो सिगरेट पी लो। मान लो सिगरेट की जगह कोई उसको बाबा जी के मंदिर ले जाता, गुरुद्वारे ले जाता, तो वो उसका नशा बन जाता। क्योंकि जो चीज़ भी हमारे पेशेंट को रिलीफ देती है वो उसका नशा बन जाती है। जैसे मान लीजिए मेरा बच्चा स्कूल से घर आता है और मैं घर पर नहीं हूँ और मैंने खाना भी नहीं बनाया, तो वो क्या खाएगा। आजकल बच्चे क्या खा लेते हैं फटाफट बना के, मैगी, जंक फूड, या फिर वो ज़ोमैटो से ऑर्डर कर देगा, ठीक है। इसी तरह से हमारा इमोशनल खाना भी होता है, इमोशनल फूड। शरीर वाला तो उसने खा लिया। मान लीजिए मेरा बच्चा स्कूल से वापस आया, वहाँ पे उसकी किसी से लड़ाई हुई थी या टीचर ने उसे कुछ कह दिया तो बड़ा अपसेट था। अब जब वो घर आया तो बाप बिज़ी है, माँ अपना बिज़ी है, अब उसको कोई मिल नहीं रहा कि वो अंदर के दर्द को शेयर कर सके। तो जब उसे माँ बाप नहीं मिलेंगे वो कहाँ जाएगा। कंप्यूटर पे बैठ सकता है, कार्टून में बिज़ी हो सकता है, खाना ऑर्डर करके ज़्यादा खाने लग जाता है, इमोशनल ईटिंग शुरू हो जाती है। तो जो सही जगह पे आएगा वो हमारे पेशेंट का नशा बन जाएगा। अगर हमारे पेशेंट के अंदर खाली जगह है तभी नशा भर सकता है। तो हमारे पेशेंट अंदर से कहीं ना कहीं खाली है, कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई घाट है। नहीं तो परेशान तो हम भी सब बहुत हैं, हम तो नहीं नशा करके बैठे, क्यों नहीं। अपने बच्चे को इस तरह से देखना, 3 महीने बच्चे से ऐसे दूर रहना, और फिर बीमारी ने जो जो दर्द दिए हैं वो देखा और सहना। दुखी तो हम भी बहुत हैं, हम भी बीमार हो चुके हैं, मगर हम नशा क्यों नहीं कर रहे। बताइए क्या कारण है इसका। मत काम कर रही है, हमारी मत काम करी है, वेरी गुड। हम पेशेंट नहीं है और हम उसके साथ डील कर पा रहे हैं।
हाँ, यस, वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पेन को संभालने के बल आते हैं, और ये सारी ट्रेनिंग किस लिए हो रही है? पेशेंट को जिंदगी जीने के बल सिखाने के लिए। सो दिस इज लाइफ स्किल्स प्रोग्राम, दिस इज एजुकेशन मॉडल। जैसे आप बैठे हैं वैसे रोज यहाँ पे स्मार्ट बोर्ड की हेल्प से, बोर्ड की हेल्प से क्लासेस होती हैं आपके बच्चों की, उनको सिखाया जाता है। क्योंकि माइंड के लिए तो कोई गोली नहीं बनी ना ट्रेन करने के लिए कि ये गोली खा लो तुम्हारा रिश्ता ठीक हो जाएगा, ये गोली खा लो तुम झूठ बोलना बंद कर दोगे, ये गोली खा लो तुम दुनिया की हर चीज़ पे काम कर सकोगे। ऐसा नहीं बना है। हर चीज़ की ट्रेनिंग होती है। नहीं तो गोली होती, ये लो गोली मेडिकल लाइन में तुम डॉक्टर बन जाओगे, ये लो गोली इंजीनियर बन जाओगे, ऐसा नहीं होता। माइंड लर्न्स विद ट्रेनिंग। और बीमारी के दौरान हमारे बच्चों का माइंड बीमार हो चुका है, अब हम उसको रीप्रोग्राम कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरह से अब मैं फैमिलीज पे आती हूँ कि हम अपनी रीप्रोग्रामिंग कर रहे हैं। अपनी जिंदगी को 2 पार्ट्स में बांटो। बचपन से लेकर जब तक आपका बच्चा बीमार नहीं हुआ था, और बीमारी से आज तक। अगर मैं आप सबसे अभी पूछूं ना कि उसकी अच्छी अच्छी बातें सब कुछ वो बताओ बचपन में, तो आप उतनी नहीं बता पाओगे बचपन की जितनी अब की बता पाओगे कि वैसे तो बहुत अच्छा था, पता नहीं क्या हो गया। आपकी भी जो जिंदगी है वो 2 हिस्सों में बट चुकी है। एक बीमारी से पहले वाला, एक बीमारी के बाद वाला। इस बीमारी का इतना ट्रॉमा और पेन है कि हमें वो अच्छा वाला फैमिली मेंबर भूल जाता है कि वो भी कभी बच्चा था, उसके अंदर भी कभी इनोसेंस थी, उसके भी कभी सपने थे। उसका मिशन ये नहीं था कि कल को बढ़ा के वो हॉस्पिटल में एडमिट होगा। उसने ये सोचकर भी पहली बार नशा नहीं किया था कि उसको पचेगा नहीं। मगर ये बीमारी हमें दूरियां ले आती है। हमारे अंदर सेम पर्सन के लिए लव भी आ जाता है, हेट भी आ जाता है। प्यार भी करते हैं, नफरत भी करते हैं, ब्लेम करते हैं। जब हम परेशान होते हैं हम उसको कोसते हैं। हमारे घर में क्या चल पड़ता है, जैसे सर कहते हैं बेइज्जती प्रोग्राम, साइलेंस या वायलेंस। तो ये जो अब दरार हमारे बीच में आ गई है ना, और अगर हम यहाँ के बोलते हैं हाँ ठीक करना है तभी तो आए हैं हॉस्पिटल में, तभी तो आए हैं आपके पास, तो वो इतना आसान नहीं है। अगर वाकई में ठीक करना चाहते हो, वाकई में आप चाहते हो, तो फिर आपको अपने लव हेट का ये जो चल रहा है ना डाइकोटमी, इस पे काम करना पड़ेगा। आप नफरत के साथ किसी को ठीक नहीं कर सकते। आप बेइज्जती करोगे तो पेशेंट बोलेगा फिर मैं ठीक ही क्यों हूं, मेरी बेइज्जती करनी है तो वहां पे ये काम आती है एक्सेप्टेंस, ग्रेसफुली एक्सेप्टेंस, कि जो कुछ भी मेरे बच्चे ने किया वो बीमारी के दौरान किया, वो मत का ना चलने की वजह से किया, वो उसकी बीमारी करवा रही थी। अगर वो महसूस नहीं कर पा रहा था, उसको दर्द नहीं हो रहा था, उसको माँ बाप बच्चे बीवी नहीं दिख रहे थे, तो वो बीमारी की वजह से नहीं दिख रहे थे। क्योंकि इस बीमारी में पेन न्यूरॉन्स डेड हो जाते हैं, एहसास ही नहीं रहता। आप देखते ही होंगे अपने पेशेंट को कुछ पता नहीं चलता। तो जब उसका शरीर ही ऐसा हो गया, शरीर का जो मैकेनिज्म है वो ऐसा हो गया, उसको वो खुद तो नहीं ठीक कर सकता। तो इसीलिए फैमिली ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी माइक्रो एडिक्शन पहचानो, आप अपने कैरेक्टर फ्लॉज पहचानो, आप अपनी को डिपेंडेंसी पहचानो। राहुल मामा एक What is micro addiction? हाँ, सो सेम
एडिक्शन मीन्स डिपेंडेंस, ठीक है। माइक्रो एडिक्शन हमारे अंदर वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिस पे हम निर्भर होते हैं। जैसे कोई भी सिचुएशन हुई, गुस्सा कर दिया, सो गुस्सा इज माय माइक्रो एडिक्शन। खुंदक के रखना, नेगेटिव सोचते रहना, तो ये जो जड़ है ना वो वहां से शुरू होती है, बिकॉज पेन इज द रूट कॉज ऑफ एडिक्शन। जो अंदर से कंप्लीट होगा, भरपूर होगा, उसके अंदर जगह ही नहीं होगी नशे की। तो रिकवरी प्रोग्राम क्या करता है, वो खाली जगह खोजता है कि किस वजह से ये जगह खाली है पेशेंट के अंदर, उसका सेल्फ एस्टीम लो क्यों है, क्यों उसको हीन भावना है। आप सोचो, हमारा पेशेंट पागल नहीं है, हमारा पेशेंट गंदा इंसान भी नहीं है, तो बीमारी के दौरान हम उससे कितना कुछ कहते हैं। आपको क्या लगता है उसको बिल्कुल दर्द नहीं होता? जब माँ बोल देती है तू पैदा ही नहीं होता तो अच्छा होता, तो उससे दर्द नहीं होता। अच्छा, उसके दर्द के पास क्या दवा है? नशा कर लो। जब दर्द हो नशा कर लो। तो इस तरह उसकी बीमारी बढ़ती रहती है और वो एक दिन में पता नहीं कितनी मौतें, अल्कोहलिक्स डेथ कहते हैं इसको, मरता है। वो कितनी मौतें रोज मरता है, जो नशा छोड़ भी नहीं पा रहा और कर भी नहीं पा रहा। अब जब करता है तो उसे मज़ा भी नहीं आ रहा। मज़ा पहले पहले आता होता है, उसके बाद तो बस शरीर मांगता है और डालना पड़ता है अंदर। सो कभी कभी इस पर्सपेक्टिव से पेशेंट को देखो कि वो यही काम करता है। वो करता है तो सोचता है मैं छोड़ूं कैसे, जब वो छोड़ता है तो शरीर मांगता है तो उससे करना पड़ता है। बस वो इस रिगमेरॉन, इस जाल में ही घूमता रहता है। अब इस जाल को कौन तोड़ेगा? आप और हम मिलकर। हम इस जाल को ही तोड़ रहे हैं, हम इस पैटर्न को ही तोड़ रहे हैं। कैसे? अपना रिकवरी प्रोसेस समझ के कि हाँ, हमारे अंदर डिनायल आया था, हमारे अंदर गुस्सा आया, फिर हमने बड़ी कोशिश करी सौदेबाजी, बार्गेनिंग करके, बट अल्टीमेटली कोई जब सिर के ऊपर से पानी निकल गया, हमें मानना पड़ा कि ये जानबूझ के नहीं कर रहा, ये बीमार है। तो अब हम आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। तो ये जो ट्रीटमेंट है ये एक प्रोसेस है ना। दही कैसे जमता है, ईंटें कैसे बनती हैं, हमारे घर तक आटा कैसे आता है, ठीक है, खेत से लेकर जब तक हमारे घर नहीं आ जाता कैसे आटा बनता है। तो इसी तरह से रिकवरी भी एक प्रोसेस है। एक तरफ फैमिली का प्रोसेस चल रहा होता है, एक तरफ पेशेंट का प्रोसेस चल रहा होता है। जो पेशेंट को होता है वो फैमिली को होता है। पेशेंट को उसका नशा नहीं मिलता तो उसको तोड़ बचती है, हमें हमारा बच्चा नहीं मिलता तो हमें तोड़ बचती है। तो जो मतलब ये प्रोसेस है उसमें फैमिली का रोल क्या है? तो सबसे पहले तो आप उसको हॉस्पिटल में लेकर आए, पहला रोल। सेकंड, आपने माना कि बीमारी है, अब डॉक्टर के हिसाब से ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। सेकंड रोल, ट्रीटमेंट है क्या, मेरा एज अ फैमिली क्या रोल है, मुझे क्या करना है। तो उसमें आपको तरह तरह की बातें बताई जाती है कि अब से गुस्सा नहीं करना। बीमार पे अगर मान लिया हॉस्पिटल में बैठे हो, मान लिया हॉस्पिटल में बीमार आता है, तो कभी भी किसी पेशेंट पे गुस्सा किया जाता है? तो गुस्सा नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। जब उसका शरीर मांगता है वो नशा करता है, उसको समझाने से कुछ नहीं होने वाला। अगर उसकी समझ बेचारे की काम कर रही होती तो वो नशा करता ही नहीं। अच्छा, आपने अगर गुस्सा नहीं करना, डांटना नहीं, तो आपने क्या करना है? आपने सबसे पहले तो उसको ट्रीटमेंट पे लाना है। फिर जब से बीमारी शुरू हुई या उससे भी पहले से अब तक आपने ऐसे कौन कौन से बिहेवियर्स किए हैं, कौन कौन सी ऐसी हरकतें की हैं पेशेंट के साथ में
जिसकी वजह से बीमारी बढ़ी। जानबूझ के हमने कुछ नहीं किया। जैसे हम बोलते हैं ना, इसको ना उस दिन लस्सी पिलाई थी, उससे इसका पेट खराब हो गया, तो अगली बार अब माँ क्या करेगी? लस्सी नहीं देगी उसको। जैसे पेशेंट यहाँ पर रहकर खोजता है हमारे साथ कि मेरे अंदर क्या बातें हैं, इसी तरह से फैमिली को अपने ऊपर काम करना है। मैं ना इसको ज़रूरत से ज़्यादा पैसे दे देती थी, मैंने ना इस पर कभी कोई जिम्मेवारी नहीं डाली। मैंने ना जो लाइफ में बैलेंस में रहना होता है ना, कि काम भी ज़रूरी है, सेहत भी ज़रूरी है, रिश्ते भी ज़रूरी हैं, एंजॉय करना भी ज़रूरी है, स्पिरिचुअल भगवान का नाम लेना भी ज़रूरी है। सारे खानों में सब कुछ हमारे पेशेंट में नहीं होता। अगर पेशेंट ने पहली बार बचपन में जब मुझे गाली दी थी तो मैं हंसती थी या मैंने काम नहीं किया उस पर, तो फिर वो मेरी गलती थी। मैंने बच्चे के लिए दायरा नहीं बनाया कि तुम बाप को ऐसा नहीं कह सकते। उसको चेक नहीं किया गया, तो उसके दिमाग को लगा ठीक है। दिमाग तो वही सीखता है ना जो हम मैसेज देते हैं, उसको सिग्नल देते हैं। अगर आज वो जिद्दी हैं तो मैंने कौन सी जिद्दें पुगाई? जिद्दें तो हमने ही पुगाई ना। क्यों पुगाई? इनको कहते हैं इनेबलिंग बिहेवियर्स। ये हम बंद करते हैं। हमें कई बार पता भी होता है ये पैसे से नशा ही करेगा, फिर भी दे देते हैं, चाहे डर की वजह से, चाहे इज्जत की वजह से, किसी भी वजह से। ये दिल को बहुत दर्द होता है, मगर यहाँ बैठ के सीखना पड़ता है कि कहाँ कहाँ मैंने बीमारी में कंट्रीब्यूट किया, क्योंकि हमने जान के नहीं किया होता तो ये बात चुभती है। हमने तो सब कुछ ठीक किया, हमने तो एजुकेशन दी, हमने तो कुछ तो रह गया ना। कोई ब्लेम नहीं कर रहा, हमने अपनी क्षमता के हिसाब से बच्चे को पाला, मगर हम भी इंसान हैं। हमसे भी जाने अनजाने में ऐसे एक्शन हो जाते हैं जिसकी वजह से पेशेंट पे बुरा असर पड़ता है। सो हमने अपने इनेबलिंग बिहेवियर्स पहचानने, छोटे से बड़े तक। जब एक पर्सन बेड से उठ के किचन में आके खाना ले सकता है तो आप उसको परोस के क्यों देते हो? नहीं नहीं तू बैठ, कोई बात नहीं, मैं फीस ले आती हूँ। नहीं नहीं तुम रहने दो, मैं बिल दे देंगे, मैं दे दूँगी। अच्छा, और तो और बच्चा स्कूल में अब ये कर रहा होगा, अब ये खा, उसका दर्द भी हम ऊपर ले लेते हैं। ये भी तो नशा हुआ ना। इन बिहेवियर्स को पहचान, प्रोवोकिंग करना। अब जब इनेबलिंग से काम नहीं बना तो उसको सारा अंदर जो गंद इकट्ठा हुआ उस पर उल्टी कर दो। तेरी वजह से ये हुआ, तूने ये किया, तेरे को इतना समझाया, तू ये नहीं, तू वो नहीं। हम तब करते थे जब हमें नहीं पता था ये बीमारी है। अब हमें पता है बीमारी है तो हमें ना इनेबलिंग करनी है, यानी कि ना बढ़ावा देना है, ना हमें भड़काना है, ना हमें प्रोवोक करना है। तो हमें क्या करना है? हमें असर्टिव होना है, सख्त और स्पष्ट तरीके से सच बोलना है। खबरदार जो तूने नशा किया, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, नहीं बेटा, ये आपको प्रॉब्लम है, नशा एक्सेप्टेबल नहीं है, मेरा दिल दुखता है, हमें इलाज करवा। हम तुम्हारे साथ हैं, बीमारी के साथ नहीं। हमें अपनी बात पेशेंट से छुपानी नहीं है। हमने बहुत इनेबलिंग करी, उसको ये ना पता चले, उसका दिल दुखेगा, उसको ये होगा। क्या किया हमने? हमने उसको अपाहिज बना दिया, क्योंकि ज़िंदगी बिना दर्द के तो होती नहीं। अगर बच्चे के सारे दर्द हम ले लेंगे, पेशेंट के सारे दर्द हम ले लेंगे, एक पति के सारे काम, सारा ध्यान बीवी अपने ऊपर ले लेगी, तो फिर हमारे पति और बेटे के पास क्या रह जाएगा? जिंदगी का मतलब है हार्डवर्क करो, एक्शन करो, कर्म करो, जिम्मेवारी संभालो, दुनियादारी निभाओ,
अगर सब कुछ हम करेंगे तो पेशेंट क्या करेगा? और जब तक वो कुछ करेगा नहीं, उसकी रिस्पेक्ट कैसे आएगी? वो तो बोलेगा मुझे तो मिल रहा है ऐसे ही। पहले पहले वो खुश होगा, बाद में जब उसे पता लगेगा मेरी बीवी तो मेरे से ज़्यादा काम कर रही है, मैं तो कुछ नहीं हूँ। ये वाली सारी चीज़ें बैठ के हम सीखते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे नशा नहीं रिकवर करने आए, हम यहाँ पे ज़िंदगी रिकवर करने आए, ज़िंदगी जीने के ढंग रिकवर करने आए। इस बीमारी के दौरान जो जो हम खो चुके हैं वो रिकवर करने आए। हमारी शांति, हमारे रिश्ते, हमारा इज्जत, हमारी पैसा, सब कुछ, फैमिली। तो आप हॉस्पिटल ले आए, आपने ट्रीटमेंट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। अब क्योंकि लाइफ टाइम बीमारी अंदर है तो ध्यान तो लाइफ टाइम रखना पड़ेगा ना। जब एब्स्टिनेंस हो गया, पेशेंट ने अपने कैरेक्टर फ्लॉज पे भी काम कर लिया, फैमिली ने भी कर लिया, अब लाइफ बेटर होने लगी, अब इंजॉयमेंट आने लगी, अब सेलिब्रेशन आने लगा, पेशेंट दोबारा काम पे भी जाने लगा, धीरे धीरे सब कुछ बेटर होने लगा। तो क्या होगा? कौन सी ऐसी चीज़ है शुरू से लेकर एंड तक इस बीमारी में जो हमारा पीछा नहीं छोड़ेगी? डिनायल। अब तो सब ठीक हो गया, अब शादी कर देते हैं। अब तो इसकी शुगर लो नहीं हुई, शुगर हाई नहीं हुई 6 महीने से, अब ये मिठाई खा ले, हो सकता है। अब तो इसकी हाइपरटेंशन ठीक चल रही है, 8-10 महीने हो गए, अब इसे नमक दे दो, चलेगा? तो हमारे पेशेंट के लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, पेशेंट को डॉक्टर जानता है। हमें डॉक्टर के हिसाब से लाइफ में चलना पड़ेगा, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक ये दिमाग बीमार हुआ, ये 1-2 साल में भी तो ठीक होने वाला नहीं, धीरे धीरे होगा ना सब कुछ। अगर बचपन से लेकर आज तक जिद्दी है तो एक दिन में उसकी जिद खत्म हो जाएगी। कितनी तकलीफ होती है आपको अपने पेशेंट को ना करने में। नहीं हमें मत मिलाओ, नहीं आप ही कह दो, हम नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आप डरते हो, आपने उसको कभी ना नहीं कहा, अब आप बच्चे को फेस नहीं कर पा रहे। अच्छा, आपने कह दिया तो वो नहीं ना सुन पा रहा, मुझे ना कह दी। हमें पेशेंट बोलते हैं मैंने जो बीवी को बोलना है फटाफट उसने छुट्टी करा देनी है, बुलाओ उसको। क्यों? क्योंकि बीवी हमेशा मानी होती है। बोलते हैं ऐसे, आपको नहीं पता, मेरे पापा को मैं एक बार कहूँ मुझे ले जाएंगे। इसका क्या मतलब है? हमने कभी ना नहीं बोला, हमने कभी कन्फ्रंट नहीं करा। तो डिनायल आता रहेगा। अगर हमने रिकवरी को मेंटेन रखना है कि हमारा बच्चा ठीक रहे, हमारी ज़िंदगी ठीक तरह से चले, तो जो रिकवरी का स्ट्रक्चर और प्रोग्राम बना है इसके हिसाब से चलना है। जैसे आंखें खराब हो जाए तो आप पायलट नहीं बन सकते, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप कुछ और नहीं कर सकते। तो काम हमारे पेशेंट करते हैं, शादियां भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, घूमते फिरते भी हैं, सेलिब्रेट भी करते हैं, मगर अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस। जल्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है, जुगाड़ शॉर्टकट नाम की कोई चीज़ नहीं है। टाइम, पेशेंस और सरेंडर। हॉस्पिटल से यहाँ तक आपने जिन फैमिलीज को सुना वो रिकवरी में गई, सुना ना? आपको जसवीर सर दिखते हैं, आपको वालिया सर दिखते हैं, आपको थोड़े दिन पहले अभी शमशेर ने अपनी शेयरिंग करी, जिसने हॉस्पिटल में 2-3 चीज़ें तोड़ी थी, जिसको मुश्किल से उठा कर लाए थे, आज वो खुद बैठ के अपने बारे में बता रहा है। तो ये लोग कैसे ठीक हुए? सबसे पहले उनकी फैमिलीज ने सीखा, एक्सेप्ट किया, वो उसके हिसाब से चली, उन्होंने अपने बिहेवियर्स पे काम किया। अब मेरा सपना है नहीं इसकी तो फ्लाइट बुक है, ये तो कनाडा जाएगा। मौत की बीमारी है उसे,
इलाज को शॉर्टकट करके आप कनाडा भेज रहे हो। जाते हैं महीने में कम से कम 2 फैमिलीज ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करके उनको कनाडा भेजती हैं, फिर वहाँ से वो कितनी मुश्किल से आते हैं ये आपको नहीं पता। तो ये जो मेंटेनेंस का फेज़ है ना, इसमें फिर से वो दुनियादारी हमें अपने जकड़ में ले लेती है, हमारी वो ख्वाहिशें वापस आ जाती हैं, हमारे अंदर की माँ बाप बीवी बच्चे सब जाग जाते हैं। अच्छा बहुत देर हो गई, अब ना हम भी घूम के आते हैं, चलो घूमने चलो। स्टेज देखो, कुछ दूर तक जैसे 3 महीने हो गए, घर जाएंगे, पहली बार जब घर जाएंगे ये डिजीज़ ऑफ एसोसिएशन है। वॉशरूम में रख के अगर नशा करते तो बाथरूम जाते ही नशा याद आएगा। कार में अगर बोतल होती थी, बार होता था तो वो याद आएगा। फिर जो स्किल यहाँ सीखी है वो पेशेंट यूज़ कर पाएंगे, कितनी कर पाएंगे। अच्छा फैमिली जब सुनेगी क्रेविंग हो रही है, वो भड़क तो नहीं जाएगी, पैनिक में तो नहीं आ जाएगी, क्या वो पेशेंट को ठीक तरह से सुन पाएगी? तो ये सारी चीज़ ट्रेनिंग के बाद यही होता है ना। ट्रेनिंग के बाद आप टेस्ट पे जाते हो, तो जब आप बाहर जाते हो तो टेस्ट होता है। अब कई लोग फेल हो जाते हैं ट्रेनिंग में, कर लेते हैं थोड़ा सा नशा, मगर क्या है, दैट मीन्स ट्रेनिंग में कोई कमी रह गई, अभी इसकी क्षमता नहीं है, इसको ट्रीटमेंट के हिसाब से चलना है, चलो फिर डॉक्टर के पास। फिर कुछ दूर तक फैमिली और हम चलाते हैं। जैसे टांग टूटी, प्लास्टर लगा, प्लास्टर खुला, थोड़ी फिजियोथेरेपी शुरू हुई, बैसाखी दे दी। अब फिर डॉक्टर बोलता है अब बैसाखी छोड़ दो, इसे थोड़ा थोड़ा खुद। ये वाला फेज बहुत ज़रूरी है। फैमिली में इतना डर होता है, नहीं मैंने छोड़ा तो नशा कर लेगा, कभी तो छोड़ोगे। तो ये जो चलते चलते थोड़ा सा ये जो छोड़ने वाला होता है फेज, ये भी रिकवरी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फेज है। क्योंकि नशा तो चला गया, आप नशे की जगह थोड़ी देर आ गए, अब आपको भी तो जाना है ना, मुझे भी तो जाना है ना। मैं अपने पेशेंट के साथ हमेशा नहीं रहूँगी, तो थोड़ा सा डर, थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व होगा। हो सकता है वो जाए, वो बहुत अच्छी तरह संभाले। अब हमारे बहुत से पेशेंट फैमिलीज उनके साथ नहीं है, तो ये प्रोसेस है। इसी तरह गिरते उठते हम रिकवरी में जाते हैं। अब अगर हम हमेशा डरते रहे गिर ना जाए, फिर तो कभी कोई बच्चा चलेगा ही नहीं। सो इस तरह से हमें इसमें चलना है। अब इसमें जब आप बोलते हो नहीं 2 दिन, नहीं 10 दिन, नहीं 4 महीने, नहीं 6 महीने, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता देने को। हम कैसे करें? ये एक तरीका है, और इसमें हमेशा डिनायल आएगा। 25 साल हो जाएंगे ना रिकवरी के, फिर भी डिनायल आएगा। मगर ये बीमारी इतनी शातिर, इतनी चालाक है, आपका डिनायल दिखा, आपकी अवेयरनेस हटी और बीमारी वापस आई। इसीलिए हमेशा हमें अवेयर रहना है, सुपरफिशियली हमें अवेयर रहना है, क्योंकि हर बीमारी के लक्षण होते हैं। ठीक है, पेशेंट काम पे जा रहा है, मगर ये ना चुप रह रहा है अभी कुछ दिनों से, ये ना कुछ ज़्यादा सो रहा है, ये ना कुछ ज़्यादा खुश दिख रहा है। हम सब अपने पेशेंट को पहचानते हैं, उसके फ़ोन की आवाज़ पे भी उसको पहचानते हैं। तो जब आपका दिमाग ये सीख लेता है ना, उसके बाद आपको रोज़ पहरादारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये कुछ पॉइंट्स हमेशा आपके दिमाग में रहते हैं, और जैसे ही आपको लक्षण दिखने लगे, डॉक्टर को अप्रोच कर लो। इससे पहले कि उठाकर लाना पड़े, पहले ही संभाल लो। यदि मैम would like to. I'll start. So ma'am has started with the phases of recovery. मतलब different phase recovery ਵਿੱਚ मतलब ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਲਈ ਆਏ। that means ਕਿ short ਕਿ ਕहीं ਨਾ ਕहीं ਅਸੀਂ ਕਨਵਿੰਸਡ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਡੇ loved one ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਤੇ ਆ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ।
बट पहली स्टेज केड़ी है, देखिए ये स्टेज जिन जैसे भी ये चल रही है दैट इज़ अ नॉर्मल, ये ऐसे ही ग्राफ चलता है। ऐसा नहीं हो सकता कि डिनाइल के बाद किसी को गुस्सा नहीं आएगा, बार्गेनिंग नहीं होगी और वो मतलब एक्सेप्टेंस में डे 1 से आ जाएगा। सो ऐसा अभी कोई मिरेकल नहीं हुआ। पीपल, फैमिलीज एंड आवर पेशेंट्स, दे नॉर्मली इस प्रोसेस से अंडरगो करते ही करते हैं। फर्स्ट थिंग तो ये अंडरस्टैंड करना है। जो डिनाइल है, अगर हम यहाँ पे बात करें कि हम अपने लव्ड वन को लेके आए हैं, हॉस्पिटल में बैठे हैं, तो डिनाइल सिर्फ एक नहीं होता। डिनाइल होता है सबसे पहले डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज़। एक डिनाइल चल रहा होता है मेरे पेशेंट का कि वो नहीं मानता कि वो बीमार है, और एक डिनाइल पैरेलल पूरा फैमिली का चल रहा होता है जो इतने सालों से देख रही होती है कि बीमारी है कि नहीं है। इग्नोरेंस भी कह लीजिए, अवेयरनेस भी कह लीजिए, सोशल स्टिग्मा भी कह लीजिए, ठीक है। बट हमारा भी डिनाइल पूरा पैरेलल चल रहा होता है। हम कहते हैं कि बीमारी प्रोग्रेस हुई है, प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज़ एज अ फैमिली हम सबका रहा है, रीज़न कुछ भी हो जाए। सो डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज़ सबसे पहले चलता है। मैं नहीं मानती कि मेरे हस्बैंड को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, मैं नहीं मानती कि बच्चे को वहाँ पे मतलब बीमार है, इसको अस्पताल, वो भी साइकेट्रिस्ट के पास, पागलों के डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, मैं तो घर पे ही ठीक कर लूँगी। मूड ही तो लो है, कुछ नया बाइक ले दूँगी, गाड़ी ले दूँगी, गैजेट ले दूँगी, मूड ठीक हो जाएगा। बीमार थोड़ी है ऐसे। तो ये डिनाइल टू सबसे पहले पेशेंट का तो पैरेलल चल रहा है। एज अ फैमिली आप देखिए कि अगर हमें यहाँ पे पहुँचते हुए कितने साल लग गए। आपने बीमारी के सिम्टम्स देखे, ठीक है, क्या हम उसी साल उसी महीने हम आ गए? वी वेटेड फॉर मैनी सक्सेसिव ईयर्स, जब बीमारी का एपिसोड पूरा फुल ब्लोन हो चुका। तो सबसे पहले डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज़ आता। चलो अस्पताल पहुंच भी गए, फिर दूसरा डिनाइल हमारा चलता है डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट। डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट ऐसे चलता है कि हर एक फैमिली सोचती है कि मेरे हिसाब से अब इलाज हो जाए। मतलब उनको लगता है कि हाँ 1 महीने में उसके चेंजेस मच बेटर हैं, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज प्लान करवा लेता हूँ डॉक्टर से, तो मैं अपने हिसाब से अब मैनेज कर लूँगा। क्योंकि हम वी फॉरगेट द पेन कि हम डे 1 हॉस्पिटल क्यों पहुँचे थे। सो दूसरा डिनाइल की स्टेज कौन सी आती है? डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट। क्योंकि हम अपने हिसाब से, तो ये दवाइयाँ छोड़ दे, तो यहाँ से 100 दिन का प्रोग्राम 30 दिन में कर दे, ये क्या है सारे जो भी हम छोटे क्विक फिक्स जहाँ जुगाड़ ढूंढ रहे हैं, दैट क्लियरली शोज दैट कि हमारी स्टेज क्या है? डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट। फिर आता है डिनाइल टूवर्ड्स चेंज। भाई मैम प्रॉब्लम इसको है, वाई आर यू आस्किंग मी कि हम यहाँ मीटिंग्स में बैठे, हम अपने ऊपर काम करें। फिर तीसरा एक फेज आता है जहाँ पे पूरा डिनाइल का फेज आता है टूवर्ड्स चेंज। मैम हम क्यों अपने घर का माहौल बदले, मैम हम क्यों अपनी डीलिंग बदले? बिल्कुल बदलनी पड़ेगी। आप लोगों को अफेक्टिव डीलिंग, अफेक्टिव कम्युनिकेशन अपने पेशेंट के साथ बिल्कुल सीखनी पड़ेगी। और अगर आपको लगता है कि वो बीमार है, वो अपने आप को ठीक करेगा, सिर्फ उसका इलाज करने की ज़रूरत है, देन मिस्टेकन बिलीफ। क्योंकि उसने जाना कहाँ पे है? उसी घर में जहाँ पे वो बीमार हुआ था। सो डिनाइल टुवर्ड्स चेंज। जब हॉस्पिटल में हम रोज़ मैसेजेस देखते हैं, रूम नंबर दिस, रूम नंबर दैट, नॉट कमिंग फॉर मीटिंग्स, तो क्या दिखता है? डिनाइल टुवर्ड्स चेंज कि हम क्यों बैठे? मैम आपने इलाज इनका किया है, इनकी एडमिशन हुई है, हम रोज़ मीटिंग्स में क्यों बैठे? और आपकी बात सही भी होती है। बाकी अगर हम फिज़िकल इलनेसेस में बात करें तो पेशेंट का ही इलाज होता है, बट द की वर्ड इज़ कि हम बैठे कहाँ पे हैं? वी आर सिटिंग इन दैट साइकाट्रिक इलनेस के एक हॉस्पिटल में। क्योंकि वहाँ पे इलाज किसका हो रहा है? हमारी मानसिक बीमारियों का। यहाँ पे इलाज किसका हो रहा है? हमारे दिमाग का। तो इसलिए आपके साथ
हमें बिल्कुल काम करना पड़ता है, बिल्कुल आपके आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं पैटर्न्स, बिल्कुल आपको बोलना पड़ता है कि आपको अपने पैटर्न्स मॉडिफाई करने हैं, बट यहाँ पे भी बहुत रेजिस्टेंस आती है टूवर्ड्स चेंज। सो सबसे पहले तो अपने आप को यहाँ पे आप मतलब इस स्टेट में अपने आप को असेस कीजिए कि मैं हाले भी नहीं मानता कि बीमारी हैगी है, कि हाले भी मेरा डिनाइल है टूवर्ड्स ट्रीटमेंट, कि मेरा अपना एक प्लान चलता पे। लेट द डॉक्टर डिसाइड ना। आप अपने बालों के लिए यू गो टू द बेस्ट सैलून, अपने टूथेक के लिए यू गो टू द बेस्ट डेंटिस्ट। व्हेन इट कम्स टू साइकाट्रिक इलनेस वी हैव गॉट आवर ओन प्लान। मैम ऐसे नहीं ऐसे कर दीजिए, वाई? लेट दैट प्रोफेशनल डिसाइड ना, क्योंकि वो तो अभी इवैल्यूएट कर रहे हैं चीज़ें। सो अपने आप को असेस कीजिए कि मेरा कहीं डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट तो नहीं आ रहा, मेरा डिनाइल टूवर्ड्स चेंज तो नहीं आ रहा, कि हाँ है फैक्ट कि मुझे भी बदलना पड़ेगा उनके साथ। एंड उसके बाद एक स्टेज जैसे मैम ने इधर मेंशन है, दैट्स कॉल्ड एंगर। क्योंकि जब भी कोई अनप्लेजेंट न्यूज़ हमारी लाइफ में जब हमें आती है तो पहला इंस्टेंट रिएक्शन क्या आता है? गुस्सा। मानने कोई नहीं आता। तो एकदम मतलब आप देखो कि हमारा भी तो अग्रेसिव फेस कितना पेशेंट के साथ, क्रिटिकल फेस, हॉस्टाइल फेस, इनडिफरेंट फेस रहा है। ऐसी कोई फैमिली नहीं होगी जिसने पेशेंट को सरकास्टिक रिमार्क्स, उसको ताने, उसकी इंसल्ट, उसको शेम, उसको गिल्ट इंड्यूस नहीं की होगी। बिकॉज ऑटोमेटिकली डिनाइल के बाद द स्टेजेस, क्योंकि गुस्सा आ रहा होता है और वो इंसान समझ नहीं रहा होता, आपके सामने आपके हाथ से चीज़ें सारी बिखर रही होती हैं बट आप कुछ नहीं कर पा रहे होते। तो फर्स्ट इमीडिएट इमोशन कौन सा, चीफ इमोशन जो सबसे पहले आपके अंदर आता है? एंगर। मुझे आप बताइए, आप लोग सब यहाँ पे बैठे हैं कि तुसी गुस्सा नहीं किया? एट टाइम्स जब हम हिस्ट्री जब एवेल्यूएट कर रहे होते हैं, तो जब हम फैमिली से पूछते हैं तो मतलब हमें फैमिलीज बताती हैं कि मैम आई स्टार्टिंग हिटिंग माई सेल्फ। मैंने अपने आप नू हिट करना क्यों शुरू करता कि शायद इनू मतलब मैं अपने आप नू पेन दवांगा तो ऐ समझ आएगा बच्चा कि मैं कितना लौखा। बट कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपने गुस्से को देखिए, अगर हमारा पेशेंट हमसे डील नहीं हो रहा होता तो वो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, वो पेन हमारे अंदर कितनी होती है कि हमारा गुस्सा हमारी उनके साथ तू तड़क 2 की 4 हम आते ही आते हैं। यस सर। मैंने एक बार गुस्से में आके ना इसको समझाया और ये एजिटेट कर दिया, इसको पहले जा घर से निकल जा, आई डोंट नीड यू। अपना जा कहा मैंने, आई हैव नो नथिंग टू डू विद यू। तो ये गुस्से में घर से निकल गया। तो फिर मेरे को बड़ा महसूस हुआ कि ये मैंने गलत किया है। फिर मैंने बड़े बेटे को मगर भेजा, जा देख के आता, रेलवे स्टेशन की तरफ जा, उधर जाके तो आगे गली में वो कहीं सिगरेट पी रहा था बैठा, होते हुए जाके रेलवे स्टेशन के सामने। तो वहाँ से उसको समझा के ले आया, कोई बात नहीं, आया पापा को से मेरे नाम के लिए वापस। तो वो मैंने रियलाइज़ किया कि ये इट वॉज नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम समटाइम्स ये सोचते हैं कि शायद इसको ऐसा प्रेस करेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। उसका असर ये हुआ कि उसने जाके 2-3 स्मोक और कर। गुस्से का तो सिंपल एक रीज़न है ना, मेरी मर्ज़ी नहीं चल रही भाई। आप सिंपल देखिए, जब मेरी मर्ज़ी नहीं चल रही, मेरे हिसाब से नहीं चल रही, तो मेरे अंदर सबसे इमोशन सबसे पहला क्या आता? मुझे गुस्सा चढ़ता। अब अपने सामने मैं अपने हस्बैंड को, जो अपने बेटे को देख रही हूँ कि इसको क्यों नहीं समझ आ रही कि वाकई इसकी मत मारी गई है, तो मुझे अब तक तो नहीं पता था, बट मेरा बेसिक चीफ इमोशन सबसे पहले कौन सा आता है? मेरा गुस्सा। जैसे आपने भी शेयर किया था सर, आप बताएंगे अपना जिस इस प्लेटफॉर्म में, ये वाले स्टेज में डिनाइल तो हम सबका साथ साथ चलता है और ये जैसे एक्सेप्टेंस में आता है ये वापस ऊपर वापस भी चला जाता है। सो कभी ये मत सोचना कि एक बार डिनाइल का फेस निकल गया है तो गेम ख़त्म हो गई, बस गेम सौखी है। ये जैसे मतलब पूरी मेहनत के साथ नीचे 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 विद एफर्ट, विद मतलब पूरा दवाइयाँ, पूरे आपके ट्रीटमेंट प्लान, विद सेशंस, विद प्रोग्राम, ये आप एक्सेप्टेंस में आते हो, बट कुछ देर बाद आप वापस ऊपर भी जा सकते हो।
तो ऐसा कोई शॉर्ट नहीं है कि आज अपने आप पेशेंट को देखते हो, हम तो डेली बेसिस पे देखते हैं, मतलब टुवर्ड्स द एंड ऑफ डे मैं बोलती हूँ नहीं डॉक्टर अमित आज लग रहा है कि पेशेंट इज लाइक थोड़ा सा रिसेप्टिव हुआ, थोड़ा सा उसको समझ आया, एंड यू कम बैक अगेन, ओहो वापस वो उसी में डिनाइल में, वेरी स्ट्रॉन्ग डिनाइल में कि नहीं मैडम तानू की है मेरी ज़िंदगी। और डिनाइल एक तरह से नहीं है ना, डिनाइल के पैटर्न्स भी इतने तरह तरह के हैं कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि आप कैसे बीमारी के कनिंग प्रोसेस के साथ बीमारी आपको पूरा ट्रैप में रख रही है। डिनाइल एक तरह का नहीं है। मे बी इन नेक्स्ट सेशन तो हम आपके साथ डिफरेंट डिनाइल के पैटर्न्स की बात करें कि साडा जड़ा मैं नहीं मनदा जड़ा सी रियलिटी डिस्टॉर्ट की या डाउन प्ले की, मतलब वो किस कौन सी स्टेटमेंट्स के साथ हमने भी केप्ट ऑन मतलब अपनी बीमारी को घर में बढ़ाया। बट चलो आज फेजेस की बात हो रही है तो उस पर बात करते हैं, एंगर पे। मतलब हमें ये गुस्सा क्यों आ रहा है? क्योंकि रियलिटी में वो चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है कि आई कैन सी माई हस्बैंड, आई कैन सी माई सन कि वो इस फेज में है, तो इंस्टेंट रिएक्शन सबसे पहले क्या आया? गुस्सा, क्योंकि रियलिटी नहीं हमसे हो रही बर्दाश्त। और रियलिटी एक्चुअली बड़ी अनप्लेजेंट है, सैड है कि अपने आप किसी लव्ड वन को देख रहे हो कि जो सुबह उठ नहीं रहा, जहाँ उसके एकेडमिक्स ड्रॉप डाउन हो गए हैं, वो काम पे नहीं जा रहा, नुकसान करता जा रहा है, उसको रिश्तों में कोई वो मतलब टू एंड फ्रो नहीं रहा, तो ये चीज़ मतलब हमसे नहीं हो रही एक्सेप्ट। तो कई बार तो हमारा रिएक्शन क्या आता है, नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, बट ऐसा हो रहा है। जब आप डेली देख रहे होते हो कि चीज़ें रोज़ हाथ से फिसल रही हैं, तो कौन सा फेज आता है फिर? एंगर। हाँ जी सर, मैंने आपसे पूछा था, आप शेयर करना चाह रहे थे। एक्चुअली जब वो पीता था तो मेरी वाइफ जो है उसको बोलती थी कि भाई, एक्चुअली मेरी वाइफ को भी थोड़ा आर्थराइटिस था, तो मेरे बेटे को लगा कि मैं उस एडिक्शन, हम तो सोचते थे सिर्फ पीने का ही एडिक्शन है, लेकिन उसको जो है खेलने, जब वो खेलता था तो खेलता भी खूब था वो। तो खेलते खेलते उसने अपने जो है पहले उसने खेलना शुरू किया, तो बैडमिंटन खेलना शुरू किया, तो उसके पाँव में प्रॉब्लम आई, क्योंकि उसको ऑलरेडी एक बार पैर छोटा था उसका, तो इसलिए उसको आई, तो उसने उसको छोड़ के उसने कुछ और खेल करना शुरू किया। तो जब वो जिम जाता था फिर उसके जो है कंधे में प्रॉब्लम आई, तो कंधे में जब प्रॉब्लम आई तो उसको जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने बोला कि शायद इसको आर्थराइटिस है। उन्होंने शायद बोला है और इसने अपने आप से वो शुरू कर दिया। तो ये रोज़ ही यही बोलता था, मेरे को आर्थराइटिस है, मेरा जो है कंधे में दर्द है, मेरा उस कारण है। तो एक्चुअली पबजी खेलने से और बाकी चीज़ों से इसके कंधे में दर्द था। तो ये वाइफ से रोज़ लड़ता था, और उधर से वाइफ उसको बोलती थी कि तू ऐसे करता है, वो है, वो उधर से जाके उनको बोलता था। जैसे ये पीता था, मतलब तब मैं वाइफ को मैं बोलता था कि इसको जब ये पिए हुए है ना उस वक्त मत बोला कर, और उसका फिर भी कभी कभी उसको फिर ज़रूर घंटे में 2 घंटे बाद फिर गुस्सा आ जाता था किसी भी चीज़ पे, तो दोनों मिलके फिर वही शुरू होते रहते थे, फिर वो ओढ़ लेता था। तो ये हमारा वो चलता रहा जब तक कि हमने उसको एक डॉक्टर के पास लेके गए, तो फिर उसने पूरे टेस्ट वगैरह किए, उसने लिख के दिया कि आपको आर्थराइटिस नहीं है। बट मतलब आपका लव्ड वन आपकी बात नहीं मानता, ठीक है? हाँ जी। आपने किस तरह से अपने ऊपर गुस्सा, आपने उस दिन शेयर किया था कि अच्छा, वो उससे पहले जो है, उससे पहले था कि वो जब 10th 11th में था तो वो पढ़ता नहीं था। हम उसको जितना मर्जी कहते थे वो कुछ भी नहीं करता था। तो हम उसको, मेरी वाइफ और हम दोनों मिलके उसको कहते थे कि एक आदमी गुस्सा करेगा और दूसरा आदमी उसको प्यार से समझाएगा। हमने उसको बहुत तरीके से किया था। हम उसको एवाज़ भी लेके गए थे, वहाँ पे भी हमने उसको समझाने के लिए किया था। तो लेकिन वो बिल्कुल पढ़ने में उसका बिल्कुल कोई ज़्यादा वो करता ही नहीं था उसमें से करके। तो मैं खुद ही अपने आप को मैं मतलब मारता था, चीज़ों को तोड़ता था, सब चीज़ करता था, उसका प्ले स्टेशन तोड़ता था, फिर उसको थोड़ा बहुत वो अपना करता था, फिर उसको हम फिर दोबारा वही चीज़ उसको प्ले स्टेशन वगैरह ला के सब चीज़ें करते थे, उसकी बात को फिर मानते थे उसको। मतलब हमारी मर्जी हमारे बच्चे पे नहीं चली, बिकॉज एज अ फादर हम देख पा रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं पढ़ रहा, तो वो गुस्से का मतलब आपका वो एंगर अब आपने खुद पे ही अपने पे ही निकालना शुरू कर दिया, सो दैट ही कैन रियलाइज। हाँ जी। क्योंकि इसके पीछे तो स्टोरी सिर्फ यही है ना कि मैं मतलब मेरे हिसाब से जो रियलिटी है वो मुझसे नहीं एक्सेप्ट हो रही। हाँ जी। हाँ जी। अब वो एक्सेप्ट नहीं हो पा रही तो मुझे क्या आ रहा है? गुस्सा।
कोई और शेयर करेगा, मतलब कोई ऐसे कि एक्चुअली जो बच्चे बचपन में बड़े अच्छे होते हैं ना, कहना मानते हैं, सब कुछ काम करते हैं, जब ऑल ऑफ सडन वो डिस्टर्ब होते हैं ना, तो हमें बिलीव नहीं होता, हम एक्सपेक्ट नहीं करते। जैसे वो कहते हैं ना, स्पेयर दी रॉड एंड स्पॉइल दी चाइल्ड, वो फार्मूला बड़ा होता है यार, इसके 2 चपेड़े लगा दे ठीक हो जाएगा ये काम, ये ऐसे ड्रामे कर रहा है। ये थोड़ी देर की ऐसी स्टेज होती है इससे पहले कि जो कन्फ्यूज़न स्टेज होती है कि ये ड्रामा कर रहा है कि इसको वाकई ही कोई प्रॉब्लम अडॉप्ट हो गई। उस स्टेज में हम गुस्सा कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वी ऑल डू। हाँ, वी आर डू। हम उसको अपने तरीके से चपेड़े मार के, वो जो नॉर्मली पुराने वो तरीके होते हैं बचपन के, कि इसको डांटो, इसको चपेड़ मारो, इसको पनिशमेंट दो, ये ठीक हो जाएगा। तो वो जब पता लगता है भाई हमने गलत कर दिया, वो स्टेज निकल जाती है। ये प्रॉब्लम, इसलिए हम गुस्सा करते हैं पेरेंट्स, पता ही नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज होता है। जब तक डिजीज कॉन्सेप्ट हमारी लाइफ में नहीं आता तब तक हम सब ये करते हैं। ये डिसीज भी ऐसी है ना, ये क्लियरली नजर नहीं आती कई बार। ये बच्चा देखो, जो ये इतना इंटेलिजेंट है, व्हेन समबडी कम्स एट होम, कोई गेस्ट आ गया, एकदम लड़ता लड़ता उनके साथ बैठ के इतनी थ्योरी, इतनी अच्छी बातें, इतनी फिलॉसफी, इतने अच्छे विचार, इतने अच्छे कर रहे हैं। हमारे साथ ही क्यों करते हैं, कभी आपने सोचा? दे गेट इम्प्रेस्ड कि अब उनके सामने सोचिए, मेरे समटाइम्स मैं भी सोचने लग जाता हूँ कि मैं समटाइम आई एम रॉन्ग, मैं इस बच्चे को कहीं गलत तो नहीं कर रहा, इसके साथ जायज़ती कर रहा हूँ, तो इतना अच्छा बच्चा। और 2 मिनट के बाद व्हेन दे वेंट, तो अपनी दोबारा वो ट्यून फिर शुरू होगी, इंसिस्टेंस, जो अपनी ऑब्सेशन, जो अपना जिद जो करना था, फिर उसके बाद फिर अग्रेसिव। क्या लगता है आप सबको, पेशेंट हमारे साथ ही ऐसे बिहेव क्यों करता है? और जब कोई आउटसाइडर, कोई बाहर होता है, उसके साथ नहीं करता? कोई भी, ये क्वेश्चन सबका होता है। हाँ, बच्चे हमारे साथ ही रफ हो जाते हैं, बच्चे vibes का। हमारे साथ ही रूड हो जाते हैं, बट बाहर वो यारों के यार हैं। आउटलेट होता है, या पता है कुछ ना कुछ करना है, कुछ वीकनेस हमारी नोट कर लेते हैं, वो उनको पता है यार। तो अब आप श्वेता मैम का आंसर ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सीखने आए हम यहाँ पे। बाकी आप उनको पता होता है कौन मेरी बात सुन लेगा, कौन मेरा गुस्सा सह लेगा और कौन नहीं सहेगा। उनको सारे पेशेंट्स को, आप जो बात कर रहे हैं ना सर, इंटेलिजेंट लोग ही फंसते हैं। इंटेलिजेंस थोड़ी ना चली गई है, इंटेलिजेंस है तभी तो वो तरीके ढूंढ रहे हैं क्या करना है। ठीक है, माँ बाप बहन भाई अपनी इमीडिएट फैमिली के साथ वो सब कुछ करेंगे, गुस्सा भी करेंगे, बेचैनी भी दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये सुन लेंगे, ये बर्दाश्त कर लेंगे। बाकियों के सामने तो हमने गुडी गुडी बनना है, दैट इज़ कॉल्ड एज गुडी गुडी, कि मेरा इम्प्रेशन किसी और के सामने ना ख़राब हो जाए। अभी पीछे कोई बात हुई थी, तो एक पेशेंट की फैमिली हमें कुछ बता रही थी उसके ट्रेड्स, तो उसने कहा ए क्यों दसता, ए नहीं सी दसना ना, मतलब किसी को नेगेटिव चीज़ क्यों बतानी है। हम सुनते हैं क्योंकि हमें भी हैबिट पड़ी हुई है। एक्चुअली हम कह देते हैं ना, पेशेंट को हैबिट पड़ी हुई है, तो फैमिली को भी पूरी की पूरी हैबिट पड़ी हुई है उसी पैटर्न में ज़िंदगी जीने की। हम कहीं ना कहीं, जो हम कहते हैं ना, मेरा लाडला, मेरा प्यारा बच्चा, हमें लगता है कि जितना मैं प्यार नुछावर करूँगा या करूँगी, जितना मैं प्यार करूँगा उससे ये मोल्ड हो जाएगा। हमें ना नहीं करनी आती ना, हमें भी नहीं आती ना करनी। एंड पैटर्न्स कहीं ना कहीं उन्होंने हमसे ही लर्न किए होते हैं बचपन से, अपनी टीन एज से। जब हमें एक टाइम पे जब ना करनी थी, हमने नहीं की, चलो शायद इसको ये काम कर दें, शायद इसकी ये चीज़ पूरी कर दें, तो ये शायद दूसरे रास्ते पे ना जाए। हमने ना नहीं की, उसको ना सुननी नहीं आई, और इसलिए वो हमारी फैमिलीज़ में ना, पेशेंट को पता है ये स्ट्रॉन्ग करेक्टर है, ये वीक करेक्टर है। अगर मेरी फैमिली में 4 बंदे हैं, उसमें मेरी माँ सबसे वीक है, इसको मैं जल्दी परेशान कर सकता हूँ। ये एक ऐसा करेक्टर है जिसको मैं कुछ भी कहूँगा इसने मेरी बात सुन लेनी है। और ये मेरे फादर या ग्रैंडफादर है जो बड़े स्ट्रिक्ट हैं, उनसे तो मैंने बात ही नहीं करनी। तो ये पेशेंट को पता होता है, ये जो इंटेलिजेंस होती है ना उनकी, वो इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। और जैसे इन्होंने आपने सर शेयर किया कि मैंने पहले खुद को हिट करना शुरू कर दिया, ठीक है, बट फिर मैंने बाद में प्ले स्टेशन भी मैंने ला के दे दिया। ये जो डुअल मैसेज आता है ना बच्चे को, यहाँ पे गड़बड़ होती है। उसे लगता है कि नहीं, रिवॉर्ड तो उसे मिल ही गया। किस चीज़ का रिवॉर्ड मिल गया? उसने मिसबिहेव किया, रूड किया, जो आपने स्कूल का नहीं किया, एट लास्ट पेन भी आपने सही, गुस्सा भी आपने निकाला, और उसको क्या रिवॉर्ड मिल गया? प्ले स्टेशन का। हमारे ना जो पेशेंट्स होते हैं उनके ना कुछ बिलीफ सिस्टम्स होते हैं जो उन्होंने बनाए होते हैं शुरू से ही।
जैसे पेशेंट के बिलीफ सिस्टम है ना, ऐसे फैमिली के भी फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ सिस्टम होते हैं। वो पहली बात, अगर पेशेंट डिनाइल में है तो फैमिली भी डिनाइल में है। फैमिली भी समझने को तैयार ही नहीं है कि हमारे बच्चे को कुछ हो गया। वो उनके भी फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ सिस्टम्स होते हैं। नहीं, मेरा बच्चा इतना ख़राब नहीं है, इतनी प्रॉब्लम में नहीं है। और वो शायद एक्सेप्ट करते करते हमें इतना टाइम लग जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने पिछली बार बात की थी, 10 साल लेट पहुंचते हैं कई बार। हमें 10 साल पहले सिम्टम्स दिख रहे होते हैं। तो हमारे खुद के फॉल्स बिलीफ सिस्टम्स होते हैं, फिक्स्ड होते हैं वो भी। हम भी टस से मस नहीं होना चाहते ना ईजिली, हमें भी उसमें से निकलने में बहुत टाइम लग जाता है। जब पेरेंट्स की डिनाइल टूटेगी, एक्सेप्टेंस आएगी, तब जाके हम पेशेंट पे काम कर पाएंगे। हमारी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है। अब फैमिली तो हमें कहती है पेशेंट इतने, जैसे पेशेंट अभी सोच करो आपके पेशेंट को 1 महीना हो गया है, तो पेशेंट 1 महीने बाद कहता है अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अब मैंने सारी चीज़ें सीख ली हैं, अब मुझे सब कुछ आ गया है, मैं इतने प्रोमिस करता हूँ, मैं 100 खा लेना थोड़े सिर पे हाथ रख के, अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं करूँगा कुछ, आप मुझे ले जाओ बस। तो हम उनको तो यकीन दिलाना है ना किसी तरीके से, और हम यकीन में आ जाते हैं क्योंकि हमें भी हैबिट पड़ी हुई है उनकी सारी बातें सुनने की। यहाँ पे डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट आता है कि अगर एक आपने, जो आपके प्रोफेशनल ने आपको अच्छा पूरा प्लान दिया 100 डेज़ का, और बस पेशेंट के ये एक प्लीडिंग और एक पेशेंट के एक वास्ते से हमारा डिनाइल कहाँ आ जाता है टूवर्ड्स ट्रीटमेंट, और हम अपना टेलर मेड अप्रोच ले आते हैं। और फिर हम नॉन इश्यूज़ पे बात करते हैं। पेशेंट्स को पता होता है, जैसे हम इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ना, कि पेशेंट कहता है मुझे तो नींद नहीं आई, आज मुझे खाना नहीं अच्छा मिला, आज मैं भूखा सो गया। तो माँओं को होता है अच्छा भूखा सो गया बच्चा, नहीं इसको ले ही जाते हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। आज मुझे फीवर हो गया था, इन्होंने ना ध्यान नहीं दिया, ये सब बहुत बिजी हैं, ये अपने अपने कामों में बिजी हैं, ये इतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। बस ऐसा एक नॉन इशू पेशेंट पकड़ेगा और आपको कहेगा, और हम वही करेंगे जो पेशेंट करना चाहता है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, हम एज ए थेरेपिस्ट सारे बैठे हुए हैं आपकी हर चीज़ को सुनने के लिए, जवाब देने के लिए। आपने देखना है नॉन इश्यूज़ कौन से और इशू कौन सा है। रियल थिंग ये है कि हमें ट्रीटमेंट करना है और हमें प्रॉब्लम में से बाहर आना है, उसके लिए टाइम चाहिए। किसी भी बीमारी को ट्रीट होने में टाइम चाहिए होता है। अगर किसी का, हम हमेशा एग्जांपल देते हैं, हड्डी टूट गई है, 21 दिन का प्लास्टर है तो 21 दिन बाद ही खोलेंगे, 7 दिन बाद खोलेंगे तो हड्डी नहीं जुड़ेगी। तो अगर 100 डेज़ का हमने प्रोग्राम दिया है तो 100 डेज़ करेंगे तो चीज़ें बेटर होंगी। और होता क्या है कि 1 मंथ के बाद नेचुरली पेशेंट फिजिकली मच बेटर, बात करने में जो घर में रौला रप्पा मचा होता है वो ख़त्म हो गया होता है, वो यहाँ पे पैरी पन्ना कर देता है, हक कर देता है, और हमारा रिव्यू भी कह देता है हमारा आपकी याद आ रही है बहुत, मैं आपको मिस कर रहा हूँ। अब वो अब मेरे को एक चांस तो दे दो, ठीक है, मेरी गल है ना, मतलब मैं कीता मैं छाड़ देता है ना, एक बार एक लास्ट चांस नहीं दे सकते, और हमने एक ही स्टेटमेंट में बिल्कुल पिघल जाना है, और यहाँ पे डिनाइल इसका मतलब वापस आ जाना है। तो ये सबके साथ होगा। सो आस्क योरसेल्फ, जो हम बात कर रहे थे कि डिनाइल टूवर्ड्स ट्रीटमेंट या डिनाइल टूवर्ड्स डिजीज़, इनकी छोड़ो पहले अपनी, कि क्या मैं वापस तो नहीं उसमें जा रही हूँ, ठीक है, जस्ट कि एक फिजिकली सिर्फ उसके एस्पेक्ट को देख के क्या मैं कन्विंस्ड कि ठीक हो गया, और ये होगा। हमें तो ये भी लगने लग पड़ता है, फैमिली कहती है इधर रंग बहुत साफ हो गया, इधर वेट बढ़ गया, सेहत बहुत अच्छी हो गई है मैडम, आई थिंक अब बस ठीक है, बहुत है, कर लेते हैं, इतना ही कर लेते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड। स्टेटमेंट क्या आती है मैडम, एक चांस दे दो, हो गया तो तुसी तो इत्थे ही आ गए, ले आवांगे तो कोई बात नहीं, अब घर से ले आना, कोई बात नहीं, एक बार तो मौका दे दो मेरे कहने पे। ये चीज़ें बिल्कुल फिल्टर। अच्छा, आप अभी आपके सारे लव्ड वंस आ गए हैं और आपकी तरफ देख रहे हैं, आप कोई फैमिली कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कोई सवाल ऐसा, या आपने जो कुछ इस जर्नी में देखा है, सहा है, उसके बारे में कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं? एनीवन, कुछ भी आप पूछना चाहते हो? बिकॉज जब हम ट्रीटमेंट में आते हैं ना, अगर पेशेंट के मन में सवाल चल रहे होते हैं तो फैमिलीज़ के मन में भी बहुत सवाल चल रहे होते हैं। जितना आप पूछेंगे उतना हमारे लिए इजी हो जाएगा आपको आंसर करना, और पेशेंट के लिए भी समझना इजी हो जाएगा। कितनी देर का प्रोग्राम? अच्छा, एक सवाल सबसे, पेशेंट्स भी हैं, आप भी यही हैं, हम पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए लाए क्यों हैं? चलो एक मुझे इस चीज़ का जवाब देते हैं जी।
हम उसे मरता हुआ देख रहे थे, उसको वापस जीवन में दोबारा से हंसते हुए देखना चाहते हैं। वेरी ब्यूटीफुल आंसर, थैंक यू फॉर दिस आंसर। हाँ मैम, एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। मेरा सवाल था, क्योंकि पेशेंट्स यहाँ पे हैं, पेशेंट्स पूछते हैं फैमिली से कि हमें क्यों ट्रीटमेंट में लाया गया, मैं घर पे भी ठीक हो रहा था, इसका एक आंसर फ्रॉम द फैमिली। हम हर रोज़ अपने पेशेंट को घर पे मरता हुआ देख रहे थे, तो हमें उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी। हम चाहते थे कि इसका ट्रीटमेंट करवा के वापस इसको हम जिंदा करें, ताकि वो अपने परिवार में और खुशी से अपने जीवन में हंसता हुआ खेलता रहे। चल, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। कोई एग्री करता है इस चीज़ को? मानते हैं हम ऐसा होता है? उन्होंने बात करनी है। मानते हैं इस बात। आप भी मानते हैं? देखिए, हमसे पेशेंट्स पूछते हैं क्यों जी 100 डेज क्यों, 1 महीना क्यों नहीं, फॉलो अप में क्यों नहीं, हम आउटडोर में क्यों नहीं ट्रीटमेंट कर सकते, हम 7 दिन में क्यों नहीं ठीक हो सकते। इसका ये जवाब है क्योंकि वाकई हम बाहर तिल तिल मर रहे होते हैं। हमारा रिस्क बहुत होता है बाहर, इतना रिस्क होता है, रिस्क टू अपनी लाइफ भी और दूसरे की लाइफ पे भी, क्योंकि उस टाइम पे हमारा ब्रेन वर्क नहीं कर रहा होता, हमारी जो इमोशंस डिस्टर्ब होती हैं, इमोशनल डिसरेगुलेशन होती है, हमें ये नहीं पता होता कि हम बिहेवियर्स क्या कर रहे हैं, और एन नंबर ऑफ डेज में हमारी ओवरडोज हो रही होती है। इतनी बारी ओवरडोज हो गई होती है कि घर वालों की तो जान वैसे ही निकली होती है रोज़ देख देख के। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपनी जान बचाने आए हैं और एक न्यू लाइफ लेने आए हैं, और उसके लिए जितने तरीके सीखेंगे उतना हम बेटर होएंगे। मैं ना आपको एक बात बताना चाहूँगी, आज का इंसिडेंट है। अर्ली मॉर्निंग मुझे एक कॉल आई है, आई डोंट वांट टू टेक द नेम, बिल्कुल न्यू क्वेरी थी, न्यू पेशेंट था, और उसके फादर ने मुझे कॉल की और मुझे बोला कि मैम हम ना वीडियोस देख रहे हैं यूट्यूब पे, एंड हम बच्चे को लेके आना चाहते हैं, एज बहुत छोटी है उसकी, 19-20 ईयर्स है। मैं कहा सर अभी ना एक्चुअली रूम अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप बता दें, आप कल आ जाएं या परसों आ जाएं या बताएं। कहते नहीं मैम, देखा नहीं जा रहा, मर रहा है वो, चीखे मार रहा है बहुत ज़्यादा, आप प्लीज़ अलाउ कर दो, आप जहाँ रखोगे हम रह लेंगे, आप अलाउ कर दो, हमने आना भी काफ़ी दूर से है उन्होंने। मैं कहा ठीक है आप आ जाओ फिर हम देखते हैं। कहते मैम हम 3 महीने पहले मैंने उसके टेस्ट कराए थे, सब कुछ ठीक था, 3 महीने के अंदर अंदर उसको हेपेटाइटिस सी भी पॉजिटिव आ गया है, और अब आप प्लीज़ कुछ करो ताकि चीज़ें बेटर हो सकें। तो आप देखो एक पेरेंट की वो क्या उस टाइम पे मनोदशा है कि वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि किसी तरीके से हम लेके आना चाहते हैं, वो भी तरले कर रहा है मेरा इलाज करा दो, और लेकिन जो मरीज़ उस प्रोसेस से गुजर रहा होता है, पहले जब तोड़ लग रही होती है, तकलीफ़ आ रही होती है, तब हम हाँ कर देते हैं, ठीक है ले जाओ ट्रीटमेंट के लिए। पर जैसे जैसे फिज़िकली थोड़ा सा भी हम बेटर होते हैं तो हमें लगता है बस हो गया ट्रीटमेंट, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। सो रिक्वेस्ट यही है सबके लिए कि हम यहाँ पे किसी को ना तो पनिश कर रहे हैं, और ना ही ये जेल है जो हमें लगती है सबको, मीठी जेल। हमारे स्वीट पेशेंट्स कहते हैं ये मीठी जेल है, ये जेल नहीं है, ये एक फैमिली है जहाँ पे हम रख के, कल मैंने किसी को बोला था ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, अगर आप समझो तो एक फैमिली आपके घर पे है, ये आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, हम बिल्कुल आपके साथ हैं। अगर आप हमें सपोर्ट देंगे तो लाइफ बेटर होएगी।